वेक्टर पढ़ने के बाद आपको हर चैप्टर में एक्सेप्ट द फर्स्ट वन यू विल रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। तो इसलिए इसको समझना और इसके अलजेब्रा को सीखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि फिजिकल क्वांटिटी से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? एनीवन हु वांट टू आंसर? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्योंकि हम लोगों को फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़ना है, जैसे मास, लेंथ, फोर्स, टाइम, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज में। एनीवन? गलत या सही आंसर कीजिए। तो चलिए फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लिख लीजिए। दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप जिसका मेजरमेंट कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly are called physical quantity. For example, mass, length, time, speed. Mass, length, time, speed, force, work, etc. फिजिकल क्वांटिटी किसको नहीं बोलेंगे फिर? जिसको हम मेजर नहीं कर पाए, है ना, जिसका मेजरमेंट नहीं हो पाता है। मान लो किसी को गुस्सा है तो किस हद तक गुस्सा है, तो व्हाट डिग्री ही हैज एंगर, तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते। खुशी को मेजर नहीं कर सकते, खुशबू को मेजर नहीं कर सकते, है ना, या गम हो उसको मेजर नहीं कर सकते। तो वो क्वांटिटीज जो मेजर नहीं किया जा सके उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते। बहुत सिंपल था ये। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। तो वी कैन क्लासिफाई, क्वांटिटी को शॉर्ट में क्यूएन लिखूंगा। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्केलर्स, दूसरा होता है वेक्टर्स, इसी को हम लोगों को पढ़ना है, और तीसरा होता है टेंसर, जिसको 11th 12th में पढ़ना नहीं होता, लेकिन इसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। स्केलर्स अब तक साइंस में आप जो पढ़ रहे थे स्केलर्स ही के तौर पे ट्रीट कर रहे थे। अब आपको वेक्टर भी सीखना है। स्केलर्स किसको कहते हैं? विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल है टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, पावर, एटसेट्रा। ये सब आप लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। वेक्टर्स क्या होता है? विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एटसेट्रा। फिर हायर क्लास में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब वेक्टर होगा। टेंसर्स के बारे में मैंने कहा सिर्फ आइडिया होना चाहिए आपको। टेंसर्स उसको कहते हैं जिसका डिफरेंट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। तो लिखिए
which have different magnitudes in different directions, अलग अलग डायरेक्शंस में जिसका मैग्नीट्यूड अलग अलग। इसके बारे में बस आइडिया होना चाहिए आपको, अदरवाइज इसको 11-12 में नहीं पढ़ना, ये कहीं जाके बीएससी फाइनल वगैरह में लोग पढ़ते हैं। तो अभी आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम्पल इसमें है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एटसेट्रा। इसका लिस्ट भी लंबा है और कुछ हालात में कुछ फिजिकल क्वांटिटी टेंसर होता है, कुछ में स्केलर हो जाता है। तो वो एक बड़ा स्टडी का स्पैन है जिसको हम लोग यहाँ करेंगे नहीं। तो हम लोग बेसिकली इसको अब एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारा जो अब टॉपिक है वेक्टर्स तो जैसा कि हमने बताया कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर कहलाता है। लेकिन सिर्फ यही होना एनफ नहीं है, उसका एक तीसरा कंडीशन भी है। तो लिखिए, फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर, क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर, बल्कि वेक्टर भी नहीं, प्रॉपर वेक्टर। फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी टू बी अ प्रॉपर वेक्टर, पहला पॉइंट है इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब है इसकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। जैसे आप बोलते हैं फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो वैल्यू बताते हैं आप, ये मैग्नीट्यूड है। दूसरा, इट मस्ट हैव डायरेक्शन, तो ये दोनों बातें तो पीछे भी लिख चुके थे हम लोग। इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इट मस्ट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ। यानी अगर किसी क्वांटिटी के पास ये दो चीजें हैं, यानी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये हो सकता है वेक्टर ना बन पाए अगर इसको ओबे नहीं करता है। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, आप करंट की वैल्यू बताते हो, उन्हें मैग्नीट्यूड बताते हो। आप बोलते हो 2 एम्पियर करंट फ्लो है, तो 2 क्या है, मैग्नीट्यूड है। और वायर में आप करंट लेफ्ट टू राइट दिखा रहे हैं, यानी डायरेक्शन भी दिखा रहे हैं, लेकिन करंट वेक्टर नहीं है क्योंकि वो इस लॉ को ओबे नहीं करता है। तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट लिखिए। इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, electric current has both magnitude and direction, but it is not a vector, but it is not a vector because it fails to obey vector addition law. It fails to obey vector addition law. दूसरा एग्जाम्पल है फाइनाइट रोटेशन, फाइनाइट रोटेशन। रोटेशन का मतलब है घुमाना। मान लीजिए ये एक रॉड है,
इसको आपने 20 डिग्री एंगल से घुमा दिया, और कौन सा वाइज घुमाया? ऐसे घुमाने को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और उल्टा घुमाने को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। तो आप बोलेंगे दिस रॉड हैज बीन रोटेटेड बाय 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी 20 डिग्री मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं। फिर भी ये वेक्टर नहीं है क्योंकि वो इसको ओबे नहीं करता। तो लिखिए फाइनाइट रोटेशन थीटा is also not a vector. Finite rotation theta is also not a vector because it fails to obey vector addition law. It fails to obey vector addition law. Full stop. However, very, very small rotation, very, very small rotation d theta, differential of theta. आप में जो एक दो बच्चे 11th क्लास के हैं वो कैलकुलस में ये सीखेंगे व्हाट इज डी थीटा, इज अ वेक्टर। वेरी वेरी स्मॉल रोटेशन डी थीटा इज अ वेक्टर। तो आपको बताया गया कि एक प्रॉपर वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना ही एनफ नहीं है, वेक्टर एडिशन लॉ मस्ट बी फुलफिल्ड। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर को कॉपी में हम लोग किस तरह दिखाते हैं? क्योंकि अब हम लोग को डायग्राम बताना होगा, तो ये लिख लीजिए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। एक वेक्टर को हम लोग स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड। एक स्ट्रेट लाइन पर एक एरो हेड लगा, एज शोन इन फिगर। अब अगर आप किसी वेक्टर को एक छोटे स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं या बड़े स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं, इसका क्या मतलब? तो किसी वेक्टर का लेंथ उसके मैग्नीट्यूड का इशारा करता है और एरो उसके डायरेक्शन की बात बताता है। तो लिखिए द लेंथ ऑफ ए वेक्टर, द लेंथ ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड while tip indicates the direction। क्लास में इतना सीख लो कि कोई तुम्हारा दोस्त तुमको मिले और वो बोले क्या पढ़ के आया, तो बैठा के पढ़ा दो उसको, तभी तुम नॉलेज गेन कर रहे हो। तो क्लास में इतना सीख लेना चाहिए, कोई पूछे तो उसको पढ़ाएं कि एक वेक्टर के छोटे लेंथ और बड़े लेंथ का क्या मतलब। एंड टिप इंडिकेट्स व्हाट? डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए ये वेक्टर का टेल है और ये जो है इसको हेड और टिप कहते हैं। फिगर शोज, फिगर में आप क्या दिखा रहे हैं? फिगर शोज वेक्टर पी क्यू, पी क्यू के ऊपर एक एरो लगा दीजिए। इसमें फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर का क्या मतलब? अगर किसी वेक्टर को 2 लेटर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वेक्टर को हमने 2 लेटर्स से रिप्रेजेंट किया है, तो फर्स्ट लेटर जब भी किसी वेक्टर को 2 लेटर से शो करेंगे तो पहला लेटर उसके टेल की बात कर रहा है और दूसरा लेटर उसके टिप की बात, टिप या हेड जो भी बोले। तो फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स टेल एंड सेकंड लेटर tip or head, whatever you want to call it. The magnitude
इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर PQ is denoted by PQ वेक्टर लिखिए और इस तरह से मॉड का साइन लगा राइट द वेक्टर एंड पुट टू वर्टिकल लाइंस। इसको आप पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ PQ और मॉड ऑफ PQ, मॉडुलस कहते हैं इसको, और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। लेकिन दो लेटर यूज कभी कभी हम लोग करेंगे, क्योंकि दो लेटर लिखना थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू वेक्टर्स इट इज कन्वेनियंट टू यूज सिंगल लेटर। बजाय दो लेटर के हम लोग सिंगल लेटर से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लिख लीजिए पैराग्राफ में, इट इज कन्वेनियंट टू express a vector by single letter। जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से एक वेक्टर बना लूं और सिर्फ ए लिख दूं। अब यहां टिप और टेल नहीं, बस वेक्टर का नाम रख दिया गया ए। आप चाहे पी लिख दें, क्यू लिख दें, बट इंस्टेड ऑफ असाइनिंग लेटर्स टू द टेल एंड हेड, बजाय किसी वेक्टर के टेल और हेड को लेटर्स से लिखने के हम सिंगल लेटर लिख सकते हैं। लेकिन अब इस लेटर को आप टिप या टेल पे नहीं रखेंगे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है ये वेक्टर है क्या, अगर सिंगल लेटर से यूज कर रहे हैं। तो अगर ये आपसे कहा जाए कि ए का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, तो बताइए ए क्या है। मीटर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का भी होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी होता है, लेकिन डिस्टेंस तो स्केलर होता है, तो ऑब्वियस ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं ये लिख देता हूं ए का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड है, तो यूनिट देख के वेक्टर की पहचान हो जाएगी। मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट भी होता है और वेलोसिटी का भी होता है। आप क्या बोलेंगे इसको, वेलोसिटी या स्पीड? वेलोसिटी वेक्टर होता है, हम तो वेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर ए का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया 5 न्यूटन, तो आप फौरन समझ गए अच्छा ये क्या है, क्या है ये? फोर्स है। न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का होता है। तो वेक्टर के यूनिट को देख के हम समझ जाते हैं कि ये कौन सा वेक्टर। एम आई क्लियर? तो ये फिगर शो कर रहा है आपको वेक्टर ए, तो लिख लीजिए फिगर शोज वेक्टर ए whose magnitude is expressed as is denoted as, इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट करेंगे वेक्टर ए विद मॉड। अब वेक्टर कब चेंज हो? अब वेक्टर चेंजेस इफ, एक वेक्टर कब चेंज हो सकता है भाई? वेक्टर की खासियत क्या है? उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक वेक्टर चेंज कब हो सकता है? जब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो। तो वेक्टर चेंजेस इफ आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंजेस। कोई वेक्टर चेंज हो जाएगा अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चीजें चेंज। चेंज इन वेक्टर ए, वेक्टर ए में जो चेंज होगा इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए। डेल्टा का मतलब होता है चेंज,
जैसे अगर मैंने लिखा डेल्टा वी, व्हाट इज डेल्टा वी? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। अगर मैंने लिखा डेल्टा पी, पी मोमेंटम के लिए, तो चेंज इन मोमेंटम वेक्टर। तो जब हम लोगों को ये माइन्यूट चीजें आती हैं तो हमें आगे पढ़ने में कोई दिक्कत होती नहीं। अब देखिए आपके पास एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इसका क्या डायरेक्शन है? इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट। कॉपी में तो आप इधर ईस्ट ही दिखाते हो। अगर इस वेक्टर को मैं इधर खिसका लूं पैरेलल, तो अभी भी इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। इसको अगर मैं आगे खिसका लूं तो अभी भी ये ईस्ट की तरफ। तो अगर किसी वेक्टर को हम लोग पैरेलल खिसकाते हैं तो वो चेंज नहीं होता। यानी एक वेक्टर को अगर हम लोग पैरेलल डिस्प्लेस करते हैं, वेक्टर डज नॉट चेंज। तो इस बात को लिखिए, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड, if a vector is displaced parallel to itself, it remains unchanged. अब आप यहां जवाब दीजिए, एक पार्टिकल की ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। अब उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी चेंज हुई उसकी? यहां पर वेलोसिटी चेंज हो गई, क्योंकि क्या चेंज हुआ? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। एक पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, अब वो इधर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी अभी भी 5 मीटर पर सेकंड है। क्या वेलोसिटी चेंज हुई? क्यों चेंज हुई? डायरेक्शन चेंज हुआ। तो यहां भी आपको डेल्टा वी फिजिक्स में कैलकुलेट करना होगा, और यहां भी डेल्टा वी फिजिक्स में कैलकुलेट करना। ये न्यूमेरिकल्स होंगे, ये तो बहुत सिंपल है। ये क्या पूछेगा? ये पूछेगा कि जब डायरेक्शन चेंज हो जाए तो डेल्टा वी की वैल्यू बताइए, और वो पूछने के लिए यहाँ पे आपसे एंगल दे देगा, इसकी वेलोसिटी कितने एंगल से घूमी। तो जब आपको ये करना आ जाएगा तो आप देखेंगे इसकी वेलोसिटी वेक्टर में चेंज 5√2 5√3 इस वैल्यू का आएगा। लेकिन वो एलजेब्रा सीखने के बाद, अभी नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया एक वेक्टर चेंज होता है अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, या डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो। अब तुम लोग 10th में पढ़ के आए हो, जो लोग 11th के बच्चे हो, सर्कल पे जब पार्टिकल चलता है तो देखो हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। वेलोसिटी टेंजेंट होती है, तो एक चक्कर में उसकी वेलोसिटी कितनी बार चेंज हो जाती है? इनफाइनाइट टाइम। एक रिवॉल्यूशन में उसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट टाइम चेंज। तो आपको वेक्टर में चेंज पढ़ना है, तब आप सर्कुलर मोशन या कर्व पाथ पे मोशन समझते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वेक्टर का आइडिया था। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है वेक्टर? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए, इक्वल वेक्टर्स। जो वेक्टर्स आपस में इक्वल कहलाएंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल हो यानी दोनों की लंबाई इक्वल हो और डायरेक्शन सेम, दो वेक्टर किस कंडीशन में इक्वल होगा? टू वेक्टर्स आर इक्वल टू इक्वल वेक्टर्स इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल and they are in same direction. Two vectors having
equal magnitude and same direction are equal vectors. फिगर में आप देख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है. सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल होना ही काफी नहीं है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है एंड उनके बीच एंगल 0 है. इसका मतलब है आप लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी. ठीक है. अब इसमें एक रिमार्क लिख लीजिए, बीच बीच में कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो ऐड करते रहना. पहला पॉइंट है इसमें कि दो वेक्टर के बीच एंगल क्या होता है. जैसे देख लीजिए ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर मान लीजिए बी है. अब यहां पर एक एंगल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिखाया जाएगा, यहां पे एक एंगल. तो अब बताइए दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या है, θ1 या θ2. तो आप याद रखिए दो वेक्टर के बीच एंगल का मतलब है उनके डायरेक्शंस के बीच एंगल. किसके बीच? देखिए ए का डायरेक्शन इधर है और बी का डायरेक्शन इधर है. दोनों के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो वेक्टर के बीच का एंगल होता है. तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स मींस एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस. Angle between vectors means angle between their directions. तो यहां इस फिगर में इनके बीच एंगल थीटा है. ये फिगर बना लीजिए. ठीक है. अब मान लीजिए ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास. ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है. तो उनके बीच ये वाला एंगल लेंगे या ये बाहर वाला एंगल. तो ये याद रखिए आप, दो वेक्टर के बीच एंगल मैक्सिमम 180 हो सकता है. कितना हो सकता है? 180. 180 से ज्यादा दो वेक्टर के बीच एंगल नहीं होगा. तो दो वेक्टर के, ये बात लिख लीजिए, एंगल बिटवीन टू, द मैक्सिमम वैल्यू, द मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री. दो वेक्टर्स के बीच एंगल का मतलब उनके डायरेक्शंस के बीच एंगल, और दो वेक्टर एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है. तो मान लो कि ये दो वेक्टर्स हैं, यहां अगर 120 डिग्री लिखा हुआ है तो ये एंगल 240 होगा क्योंकि टोटल सम तो 360 का होता है. तो कौन सा एंगल लेंगे आप? 120 लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 180 से ज्यादा हो नहीं सकता. दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. ये फिगर देखिए, ये दोनों वेक्टर की लंबाई तो इक्वल है. एक ईस्ट की तरफ है, दूसरा वेस्ट की तरफ. इस फिगर में एक किधर है? ईस्ट की तरफ. दूसरा किधर है? वेस्ट की तरफ. बताइए दोनों के बीच क्या एंगल है? ईस्ट और वेस्ट के बीच क्या एंगल होता है? 180. तो दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव कहलाता है. क्या कहलाता है? नेगेटिव. तो ये लिखिए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी and angle between the two is 180 as shown, then हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इज
नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। क्लियर? तो मान लीजिए अगर आपके पास एक वेक्टर इस तरीके से ए है और इसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर उल्टा दिखा रहा है, तो आप इसको माइनस ए लिख सकते हो। अगर ये ए है तो ये उसका नेगेटिव है, क्या है ये? माइनस है। तो किसी वेक्टर को पलट देने का मतलब वो पहले वाले का क्या बन जाता है? नेगेटिव। तो रिवर्सल ऑफ ए वेक्टर बिकम्स नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर। मान लीजिए एक पार्टिकल की वेलोसिटी इधर थी, सब लोग यहां देखिए, एक पार्टिकल की वेलोसिटी इधर थी, पार्टिकल अब पलट के इधर आने लगा, उसकी वेलोसिटी इधर हो गई, तो आप बोलेंगे उसकी वेलोसिटी माइनस बी होगी, ठीक है ना? वेलोसिटी चेंज हो गई। v and minus v are not equal vectors, remember। तो ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर की बात हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। एक वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर, तो देखो तुम लोगों ने ये फार्मूला देखा होगा, m इंटू वी, इसको मोमेंटम कहते थे। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो मास तो स्केलर है और ये वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी वेक्टर, ये वेक्टर है, और ये क्या है? स्केलर। तो ये क्या है फिर? हम लोग फिजिक्स में सीखना होगा कि स्केलर अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या आता है। फिर उसी तरीके से आपने पढ़ा F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ऐसे जाने कितने आपको टर्म्स फिजिक्स में मिलेंगे जहां एक वेक्टर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? स्केलर से। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि जब एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करता है तो रिजल्ट क्या होता है। लेकिन आप याद रखिएगा, जब भी एक वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो यहां कोई साइन नहीं लगाना है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन ये भी नहीं लगाना, ये भी नहीं। Am I clear? You have to put them side by side without putting any sign of multiplication in between. तो फिजिक्स में हम लोगों को कई जगह जरूरत पड़ेगी जब एक स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो मान लीजिए आपके पास ये एक वेक्टर है ए, इसमें अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे, इस वेक्टर ए में हमने स्केलर 2 से मल्टीप्लाई कर, तो हमें उसी डायरेक्शन का एक वेक्टर मिलेगा। ए का क्या डायरेक्शन है? ईस्ट। तो ये नया वेक्टर भी ईस्ट की तरफ होगा। फर्क ये होगा कि इसका मैग्नीट्यूड इसका डबल होगा, इस वेक्टर को नया नाम देना हो। तो अब इस इक्वेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एक वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी एक वेक्टर होता है, रिजल्ट भी। और वो वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है? ओरिजिनल वेक्टर के डायरेक्शन। तो ये बात लिख लो, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय a positive scalar, if a vector is multiplied by a positive scalar, we get a vector in the same direction. We get a vector in the same direction as shown in figure. As shown in figure. ये फिगर बना लीजिए और कुछ एग्जांपल्स फिजिक्स का लिख लीजिए। मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, फोर्स, मास टाइम्स एक्सेलरेशन,
ट्वेल्थ क्लास में बहुत से ऐसे टर्म्स आएंगे, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमें ये समझ लिया, देखिए यहाँ पर अगर ये समझ लिया तो फिजिक्स के ये कॉन्सेप्ट इक्वेशन देखते ही हम लोग समझ जाएंगे। मान लो अगर तुमसे ये कोई बोल दे कि एक m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कॉपी में इधर नॉर्थ ही तो दिखाते हो, तो बताओ मोमेंटम किधर है? अरे जब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट वेक्टर होता है ना। क्या डायरेक्शन होता है इसका? जो इसका होता है। तो वेलोसिटी अगर नॉर्थ की तरफ है तो मोमेंटम भी नॉर्थ की तरफ है, तो मोमेंटम को भी ऐसे ही। तो ये बातें अगर हमको क्लियर होती हैं तो फिर हमें चीजें आसानी से समझ में आती। इसका मतलब है अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी, यहां देखो, अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी, मास तो चेंज होता नहीं है, किसी पार्टिकल का मास चेंज नहीं होता है, सिस्टम का मास चेंज होता है। वो एक अलग कहानी है। सिस्टम का क्या मतलब हुआ? जब मैंने ये कहा मास चेंज नहीं होता है, तो मैं आपको ये बताऊं, एक ट्रॉली है मान लो, इसमें पानी भरा हुआ है, ये एक सिस्टम हो गया। अगर इस ट्रॉली में यहाँ होल होगा तो इससे वाटर बाहर निकल रहा होगा, तो मास कम हो रहा होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ वेरिएबल मास। क्या बोलते हैं? तो कुछ हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस भी डील कर रहे हैं जिसमें मास चेंज हो, लेकिन जब मैं एक पार्टिकल की बात करूंगा तो मास तो चेंज होगा नहीं उसका। तो अब ये बताओ, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। और मोमेंटम चेंज होने का क्या मतलब हुआ? उस पर फोर्स लग रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ याद है? क्या बोलता है? एक पार्टिकल पे जब फोर्स लगता है तो उसका मोमेंटम चेंज है। क्लियर है ये चीज? तो ये आपको अभी वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में फिजिक्स का एग्जांपल देता हूँ ताकि आप सिंसियरली चीजों को सीखें। ये तो हम लोगों ने वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया? पॉजिटिव स्केलर से। अगर मान लो इसी वेक्टर ए में हम -2 से मल्टीप्लाई कर देते, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? नेगेटिव स्केलर से, तब हमारे पास एक वेक्टर मिलता जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या समझ में आई बात? एक वेक्टर को अगर नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट अ न्यू वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बात लिख लीजिए। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ नेगेटिव स्केलर, when we multiply a vector by a negative scalar, we get a new vector, in opposite direction. We get a new vector in opposite direction. क्लियर है ये? और इसके एग्जांपल्स आपको एक एग्जांपल ये बता दूं, या रहने दीजिए, ये अभी 11th में इसकी जरूरत होगी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आपके पास ये वेक्टर ए है और इसमें -1 मल्टीप्लाई कर दें, कितना मल्टीप्लाई करें? -1, तो हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर मिल जाएगा। ए में -1 मल्टीप्लाई करोगे, बहुत छोटी क्लास से सीखा होगा, 1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर चेंज नहीं होता, तो इसमें -1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -a मिला। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स। इसमें पहले हम लोग बात कर रहे हैं पोलर वेक्टर। लिखिए अ वेक्टर विच हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अ वेक्टर विच हैज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन is called polar vector. Full stop. Such vectors are shown
such vectors are shown on particle ब्रैकेट में बॉडी। ठीक है, अब यहां मतलब समझिए, अभी मैं आपको काइनेमेटिक्स के शुरू के कुछ चैप्टर में पार्टिकल वर्ड यूज करूंगा। इस कलम को भी पार्टिकल मानेंगे, इस बॉक्स को भी पार्टिकल मानेंगे, इस डब्बे को भी पार्टिकल मानेंगे, एक कार को भी पार्टिकल मानेंगे। लेकिन फिर आपको आगे एक चैप्टर आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, उसमें फिर इस कलम को पार्टिकल नहीं मानना, इसके साइज की भी पढ़ाई करनी। ठीक है ना? तो अभी शुरू के 5-6 चैप्टर्स में हम लोग हर बॉडी को पार्टिकल मानते। पार्टिकल किसको कहते हैं? हो सकता है आप आगे फिजिक्स में पीएचडी कर लें और लेक्चरशिप के लिए जाएं और पहला ही क्वेश्चन आपको आपके क्लेम से निगेट कर दे, यानी आपको लेक्चरशिप ना दे। और सिंपल सवाल होता है, व्हाट इज अ पार्टिकल? आई बात समझ में? इसलिए कहते हैं बहुत लोअर लेवल से बेस बना के चलना चाहिए। पार्टिकल उसको कहते हैं जिसके पास मास हो और मोमेंटम। मास हो और मोमेंटम। किसी के पास मोमेंटम हो सकता है लेकिन मास नहीं हो तो वो पार्टिकल नहीं होगा। जैसे फोटॉन जो लाइट है, उसके पास मोमेंटम तो होता है लेकिन मास नहीं होता। पार्टिकल किसको कहते हैं? कहीं ऊपर जल्दी से ये सब लिख लिया करो, मैंने कहा लेक्चरशिप नहीं मिलेगी। न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करके गए, पहली सवाल में भगा देगा। जब पार्टिकल नहीं पता तो किस बात की बात है भाई? ऊपर लिखो, एन एंटिटी विच हैज रेस्ट मास। वो चीज एंटिटी, ENTITY, एन एंटिटी विच हैज रेस्ट मास एंड लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड पार्टिकल। बहरहाल ये इस टॉपिक का मुद्दा नहीं है, लेकिन बहुत छोटी बातों से आपका पूरा करियर कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था, अभी मैं जिसकी भी बात करूंगा मैं उसको पॉइंट पार्टिकल मान के चलूंगा। क्या मान के चलूंगा? पॉइंट पार्टिकल। तो अभी मैंने क्या बोला? पोलर वेक्टर किसको कहते हैं? जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जिसको पार्टिकल या बॉडी पे दिखाया जाए। पार्टिकल के बाद ब्रैकेट में बॉडी लिखा। अब यहां देखो, ये एक बॉडी है, इसकी वेलोसिटी तुम इसी पे दिखा रहे हो, तो वो वेक्टर जो बॉडी पे दिखाया जाए वो पोलर वेक्टर कहलाता है। ये एक बॉडी है, ये एक ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स को तुम इस पे दिखा रहे हो, ये पोलर वेक्टर है। तो वो वेक्टर जो बॉडी पे दिखाया जाए, पार्टिकल पे दिखाया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर। एग्जांपल लिख लो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम। देखो लीनियर वर्ड कितना लग रहा है, सब में लीनियर लीनियर आ रहा है। लीनियर मोमेंटम, फोर्स, एटसेट्रा। ठीक है, अब आगे देखो, दूसरा है आपके पास एक्सियल वेक्टर। इस वेक्टर की एक खासियत और होती है, ये इन्वर्जन पे साइन चेंज कर देता है। क्या चेंज कर देता है? साइन। जैसे मान लो एक पार्टिकल v वेलोसिटी से इधर जा रहा है और यहां पर मिरर है, तो उसका इमेज जो है वो इधर आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर का साइन चेंज हो गया जब मिरर में देखा गया। इसको बोलते हैं हम लोग सच वेक्टर चेंजेस साइन अपॉन। ये लिखना नहीं है, तुम लोग कभी पूछेगा नहीं, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रू वेक्टर। अब दूसरा है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर देखिए, सच वेक्टर इज नॉट शोन ऑन पार्टिकल
such vectors are not shown on particles. Such vectors are not shown on particles, comma, rather they are shown along the axis. ठीक है। अब देखिए इस एक्सियल वेक्टर से रिलेटेड 2-3 चैप्टर है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है। मान लीजिए एक पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है, सब लोग यहाँ देखें। एक पार्टिकल यहाँ थे, वो यहाँ से चल के यहाँ आया, तो ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड, तो 9th क्लास से जानते हो। तो एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ चल के आया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो पार्टिकल इतने एंगल से घुमा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप बोलेंगे ना 30 डिग्री एंगल से घुमा, तो यहाँ सर्कुलर मोशन में या रोटेशन, जैसे फैन मूव कर रहा है, तो फैन का मोशन सर्कुलर मोशन नहीं कहलाता, ये रोटेशनल मोशन कहलाता है। इसको अगर मैं खोल रहा हूं या बंद कर रहा हूं या रोटेट कर रहा है, इसको कभी मत बोलना सर्कल में घूम रहा है। सर्कुलर मोशन इज फॉर ए पॉइंट। पूरी बॉडी जब घूमे तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन नहीं कहते, क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन कहते। तो आप बोलेंगे इट हैज रोटेटेड बाय एंगल 30 डिग्री। तो जब कोई पार्टिकल सर्कुलर घूमे या ये डोर आप घुमा रहे हो, तो ये एक्सेल जो है, जिसको हम लोग कब्जे कहते हैं हिंदी में, है ना, ये कब्जे के, ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमता है। किसके अबाउट घूमता है? वर्टिकल एक्सिस। कॉपी देना। मान लो इस पेज को मैं बंद करना चाह रहा हूं, तो ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रहा है। ये चीज क्या, वो एक्सिस जो है इमेजिनरी लाइन होता है। क्या होता है ये? इमेजिनरी लाइन। तो एक्सियल वेक्टर किसको कहते हैं? जिसको पार्टिकल्स पे नहीं दिखाया जाता। कहाँ दिखाया जाता है? एक्सिस पे। एग्जाम्पल लिख लो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। पीछे जितना लिखा है सबके आगे एंगल लगा दो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क, जो घुमाता है उसको टॉर्क कहते हैं। टॉर्क, TORQUE, टॉर्क। अब यहां मैं समझाता हूं, हालांकि आगे चैप्टर में ये ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। एक पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है इस तरीके से। क्यों भाई, ये सर्कल दिख रहा है क्या? सर्कल तो ऐसा होता है। ये कैसे बनाया मैंने, आपने इसको विजुअलाइज किया? देखिए एक पार्टिकल इस तरह सर्कल पे घूम रहा है इस तरीके से। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आपको सर्कल दिखेगा, है ना, लेकिन अगर मैं ऐसे शो करूं तो फिर आपको एज दिख रहा है। कॉपी दो। जैसे मैं अगर आपको, कभी कभी आप साइंस के स्टूडेंट है तो विजुअलाइज कर रहा हूं, अगर मैं ये सामने रखता हूं आपको, तो आपको इसका फेस दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है। लेकिन अगर ऐसे रखूं तो आपको एज दिखेगा। इसको बोलते हैं एज व्यू, और इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू, फेस व्यू। तो यहाँ पर एक पार्टिकल सर्कल पे यूं घूम रहा है, तो वो किसी पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उस पॉइंट से पास होने वाला एक्सिस ये कलम है, इमेजिन कीजिए। तो इसके चारों तरफ पार्टिकल घूम रहा है। तो अगर पार्टिकल इसके अराउंड घूम रहा है, देखिए पार्टिकल अभी यहाँ है, इसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी तो आप पार्टिकल पे दिखा रहे हैं, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस पे दिखा। तो ये वाली वेलोसिटी पार्टिकल पे और ये वाली वेलोसिटी एक्सिस पे। ठीक है ना, ये फिगर बना ली। और थोड़ा सा अगर नॉलेज और ऐड कर लीजिए तो याद रखिए, अगर सर्कल पे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सब लोग यहाँ देखो, आगे आने वाले चैप्टर का यही बता दूं, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अपने राइट हैंड के फिंगर को उसी तरफ मोड़िए यूं, तो थंब बाहर आ रहा है,
थंब आपकी तरफ आ रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी तरफ। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ, अब देखिए एक्सिस नहीं लिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बाहर आ रहा है। कोई वेक्टर अगर बाहर आ रहा हो तो कॉपी पे ऐसे दिखाते हैं, एक सर्किल, छोटा सर्किल विद डॉट, क्योंकि मान लो ये वेक्टर है, सब यहाँ देखो ये कलम वेक्टर है, ये निब उसका टिप है और ये टेल है। अब मैं अगर ऐसे रख दूं तुम्हारी तरफ तो क्या देख रहा हो? टिप देख रहा हो। और ऐसे कर दूं तो ऐसे तो पूरा लेंथ दिख रहा है ना वेक्टर का, लेकिन कोई वेक्टर अगर कॉपी के बाहर आ रहा है तो आपको उसका टिप दिख रहा है। तो यहाँ पर ओमेगा कमिंग आउट ऑफ द पेज, इसको हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं, इज आउट ऑफ पेज। हालांकि वेक्टर में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा अभी से सीख लो तो क्या बुराई है। और क्लॉकवाइज, अगर सर्कल पे पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है, अपने हैंड को के फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में मोड़ो, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ल करना, कर्ल योर फिंगर्स इन द सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखो थंब अंदर जा रहा हो तो तुमको ओमेगा का टेल दिख रहा है, ये जो ओमेगा है उसका टेल दिख रहा है, ओमेगा इनटू द पेज। ठीक है, तो ये वेक्टर्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पांचवी प्रॉपर्टी हम लोग कल टैकल करेंगे और उसके बाद वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो ये लिख लीजिए यूनिट वेक्टर। और एक चीज और ऐड कर लीजिए एक्सियल वेक्टर में, लिखिए एक्सियल वेक्टर्स आर सूडो वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स आर सूडो वेक्टर्स। सूडो का स्पेलिंग ये है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। नीट या जेई में ये आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूडो वेक्टर, 4 चॉइसेस है। क्योंकि ये आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए आपने एंड में ऐड किया। अब ये कल के लिए लिख लीजिए यूनिट वेक्टर। तो कल से हम लोग यूनिट वेक्टर के बाद वेक्टर अलजेब्रा